इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे विलियम हंटर। यही कारण है इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इस हंटर कमीशन के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर इस पूरी पॉलिसी थी, जो एजुकेशन पॉलिसी थी, हंटर कमीशन था, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ये हंटर कमीशन कब बना और क्यों बना। फिर हम दूसरा पॉइंट जानेंगे कि इसके कार्य क्षेत्र क्या थे, यानी कि इनके वर्किंग एरियाज क्या थे, इनका मिशन क्या था, इनका विजन क्या था। फिर हम बात करेंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी ने क्या क्या सजेशन दिए। जो सजेशन थे वो थे वुड डिस्पैच 1854 को दिए थे। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या सजेशन दिया, सेकेंडरी एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, बैकवर्ड्स ट्राइब्स यानी कि जनजातियों की शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिया, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में क्या सुझाव दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि जो भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान था उसके बारे में सुझाव दिया। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग का हम मूल्यांकन करेंगे, उसके गुण और दोष को समझेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं शुरू से। दोस्तों अब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम हंटर, यानी कि विलियम हंटर कमीशन क्यों बना और कब बना। दोस्तों बात है 1880 की, जब रिपिन को भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया गया। तो रिपिन ने भारत की स्थिति को समझने के लिए, एजुकेशन पर्पज से भारत की क्या स्थिति है इसको समझने के लिए 1882 को एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम रखा गया भारतीय शिक्षा आयोग। और इसके अध्यक्ष थे रिपिन के ही काउंसिल के एक सदस्य, जिनका नाम था विलियम हंटर। क्योंकि विलियम हंटर को इस भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए इस भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके आगे 1882 इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह 1882 में बना था। दोस्तों ये जो भारतीय शिक्षा आयोग बना था, यानी कि जो हंटर कमीशन था, इसमें कुल सदस्य थे 20 और इन 20 सदस्य में से थे 7 सदस्य भारतीय सदस्य थे, जिनके नाम हैं महाराजा जितेंद्र टैगोर, दूसरे थे भूदेव मुखर्जी, तीसरे थे आनंद मोहन बोस, चौथे थे केटी तेलंग और पांचवें थे पी रंगनंद और छठे थे मुदलियार और सातवें थे सैयद महमूद गुलाम। दोस्तों ये पहला ऐसा ब्रिटिश पीरियड का ऐसा भारतीय शिक्षा आयोग है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय शामिल किए गए और इनकी संख्या थी 7। अब हम बात करेंगे इस हंटर आयोग को बनाने का कारण क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे। दोस्तों इसका पहला उद्देश्य था कि जो 1854 का जो वुड डिस्पैच चला आ रहा था, उस पॉलिसी का पालन किस हद तक हुआ, उसमें कितनी सफलता मिली और इसमें क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो प्राइमरी एजुकेशन चल रहा था उसकी स्थिति में क्या सुधार किए जा सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति कैसी चल रही है, इसकी स्टडी करना इसका उद्देश्य था। और तीसरा इसका उद्देश्य था कि जो हायर एजुकेशन है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। दोस्तों जो वुड डिस्पैच आया हुआ था उसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर बात किया गया था कि इन सभी लेवल पर काम किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, सिर्फ इन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया गया, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन पर किसी तरह का कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। तो हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसीलिए हंटर कमीशन के कार्य क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा कहा गया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन है उन पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा, इसकी भी प्रॉपर तरीके से स्टडी की जाएगी। इसके साथ कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी क्या भूमिका रहनी चाहिए, मिशनरी स्कूल की क्या भूमिका रहेगी भारतीय शिक्षा के संबंध में, व्यक्तिगत प्रयासों यानी कि प्राइवेट तौर पर काम करने वाले एजुकेशन संस्थान हैं उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और इनके संबंध में सरकार की क्या भूमिका रहने वाली है, इनके संबंध में क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। इसके बाद हंटर कमीशन ने क्या किया कि जब ये आयोग बन जाता है तो हंटर कमीशन ने 7 सप्ताह तक कलकत्ता में और 7 महीने तक पूरे भारत में भ्रमण किया और इसके तहत सारी एजुकेशन पॉलिसी जो 1854 की चल रही थी उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी की और स्टडी करने के बाद अपना एक विस्तृत दस्तावेज जो कि 770 पन्नों का था, उस 770 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार करके मार्च 1883 में जो तत्कालीन भारत सरकार यानी कि जो रिपिन थे उनके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों एक मज़े की बात बताऊं तो इस एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो 7 का कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन दिखता है। 7 सप्ताह, 7 महीने
और 770 पन्नों का रिपोर्ट। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के क्या क्या सुझाव थे। तो पहला सुझाव था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। तो आयोग ने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होगा वो स्थानीय निकायों यानी कि लोकल बॉडीज़, नगर पालिका और जिला परिषद इनके तहत होगा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के बारे में आयोग ने सुझाव दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा होगी यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन होगी और जो हायर एजुकेशन होगी इसका उत्तरदायित्व प्राइवेट संस्थान खुद करेंगे। यानी कि इसका प्राइवेटाइजेशन की बात कही कि जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो खुद हायर एजुकेशन का इंतज़ाम करें। उसके बाद में कहा कि जो अनुदान प्रणाली में उदारवादी नीति अपनाई जाएगी और जो इसके नियम हैं उसको ज़्यादा सख्त नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो टीचर्स की सैलरी होगी, स्कॉलरशिप होगी, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, एजुकेशन से संबंधित जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें जो प्रयोगशालाएं होंगी, पुस्तकालय होंगे, उसके लिए एक अनुदान दिया जाएगा। और जो अनुदान का नियम होगा ये सरल होना चाहिए और प्रांत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह अनुदान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर प्रांत की ज़रूरत अलग है, वहाँ की एजुकेशन की नीड अलग है, उसी के अनुसार जो अनुदान है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कहा कि जो अनुदान के नियम हैं उनका एक पब्लिशन किया जाएगा ताकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग इसको पढ़ें और अनुदान के नियमों से सभी लोग अवेयर रहें, सभी लोग जागरूक रहें। इसके साथ ही साथ कहा कि जो सहायता अनुदान से पहले विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी को भी बस अनुदान बांटते फिरो, पहले उसका निरीक्षण देखा जाएगा वो वाकई में उस लायक स्कूल है भी कि नहीं है। उसके बाद कहा गया कि भेदभाव से दूर रखा जाएगा, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को ज़्यादा अनुदान, किसी को कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुदान सबको मिलेगा, बराबर मात्रा में मिलेगा और जिसको अनुदान दिया जाएगा उसके अनुदान को अचानक से बंद नहीं किया जाएगा और उसके मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने क्या सुझाव दिए। आयोग ने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो इसका प्रशासन होगा, इसका पूरा खर्चा होगा, ये लोकल बॉडीज़ को सौंप दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कहा कि जो सभी लोकल बॉडीज़ हैं अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना खुद ही करेंगे, इसमें शिक्षकों की नियुक्ति खुद ही करेंगे, उनकी सैलरी अपने आप से ही देंगे और जो लोकल बॉडीज़ हैं ये सभी बॉडीज़ मिल करके प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण कर दे। और जब ये प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करेंगे उसी के आधार पर ये अपने विद्यालय का खर्चा खुद ही उठा लेंगे। और जब इसके साथ ही साथ जो प्रांत की सरकारें होंगी, क्योंकि अभी के समय में जो भारत है वो कई स्टेट में बटा है, तो तब के समय में ब्रिटिश पीरियड में कई काउंसिल्स में यानी कि प्रांतों में बटा हुआ था। तो इसमें कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा का जो खर्चा होगा वो प्रांत की सरकारें भी उठाएंगी। जो भी खर्चा रहेगा उसका 50% और 33% यानी कि 50 से 33% तक का जो अनुदान है वो प्रांत की सरकारें खुद देखेंगी प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में। इसके बाद कहा कि जो जन शिक्षा का प्रसार करना, व्यवहारिक जीवन से सभी को जोड़ना ही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन के करिकुलम की, यानी कि इसका करिकुलम, इसका पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। इसके संबंध में कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है हर एक प्रोविंस में यानी कि हर एक प्रोविंस की स्थिति के अनुसार ही जो प्राथमिक शिक्षा है इसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए, इसका करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए, इसका सिलेबस डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक एजुकेशन होगा उसके सिलेबस में मैथ शामिल किया जाना चाहिए, साइंस शामिल किया जाना चाहिए, मेडिसिन शामिल किया जाना चाहिए, जनरल नॉलेज की बातें इसमें सिखाई जानी चाहिए। और इसके साथ ही साथ हर जगह की, हर प्रांत की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी इन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे खेती बाड़ी सिखाना, पशुपालन कराना, कढ़ाई बुनाई। तो इस तरह की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, व्यावसायिक एक्टिविटीज़ हैं जो हर एक स्टेट में फेमस हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अगर उसकी बात करते हैं तो आयोग ने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम है वो लोकल लैंग्वेज में ही होना चाहिए और सरकार का काम है इन लोकल लैंग्वेज को डेवलप करे और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करे। इसके बाद आयोग ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय हैं इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक ट्रेंड हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सके। आयोग ने कहा कि जो देसी पाठशालाएं हैं यानी कि जो लोकल स्कूल हैं उनमें भारतीय बहुत ज़्यादा उत्साह से पढ़ते हैं, इसीलिए सरकार को चाहिए इन लोकल स्कूल का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करे। और इन लोकल स्कूल यानी कि जो देसी पाठशालाएं हैं इनके डेवलपमेंट के लिए आयोग ने कुल 4 सुझाव दिए। तो पहला सुझाव था कि लोकल यानी कि जो देसी स्कूल हैं इनका जो भवन है उसको अच्छे से बनाया जाए, उनका भवन का निर्माण किया जाए, यानी कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छे से इनके स्कूलों को बनाया जाए ताकि एक अच्छा शेल्टर मिल सके पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को।
उसके बाद कहा कि दूसरा जो सजेशन था देसी पाठशालाओं के बारे में, उसमें कहा कि इन देसी पाठशालाओं में जो टीचर्स की सैलरी है वो बहुत कम है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि इन टीचर्स की सैलरी के लिए अनुदान दे। उसके बाद तीसरा सजेशन दिया कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, यानी कि छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही गरीब हैं। चौथा जो सजेशन था इस देसी पाठशालाओं के संबंध में, उसमें कहा कि इनके करिकुलम में किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, और जो यूज़फुल सब्जेक्ट हैं उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और इनके स्कूलों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से और भी बेहतर तरीके से इन देसी पाठशालाओं में ये शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ा सकें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिया। आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो प्रशासन है, इसका जो खर्चा है वो अमीर लोगों को सौंप देना चाहिए, ऐसा सुझाव इस आयोग ने दिया। इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल नहीं खोले गए हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल जहां पर नहीं है, वहां पर सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल है वो सरकार खुद ही खोल दे, और जितने भी यानी कि सभी जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो प्राइवेट माध्यमिक स्कूल हैं, उनको सरकार की तरफ से सहायता अनुदान भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कहा कि व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देना और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी कराना ही माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य के बारे में आयोग ने सुझाव दिया। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के करिकुलम, यानी कि इसके पाठचर्या के बारे में क्या सुझाव दिया आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा का स्तर है ये इसमें दो तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए, एक ए कोर्स और दूसरा बी कोर्स। ए कोर्स और बी कोर्स को स्पष्ट करते हुए आयोग कहता है कि ए कोर्स यानी कि जो ए पाठ्यक्रम होगा ये उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी ए कोर्स में प्रवेश लेंगे। और ए कोर्स में इंग्लिश की स्टडी कंपलसरी होगी, यानी कि इंग्लिश में ही पूरा जो स्टडी होगा वो इंग्लिश में ही होगा। इसके साथ ही साथ बी कोर्स के बारे में आयोग कहता है कि इसमें जो व्यवहारिक शिक्षा यानी कि जो कॉमर्शियल एजुकेशन है, लोगों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। जो व्यवसायिक से संबंधित शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो बी कोर्स में एडमिशन लेंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होगा, चाहे ए कोर्स हो चाहे वो बी कोर्स है, दोनों कोर्स में इंग्लिश को कंपलसरी किया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में आयोग ने कुछ भी नहीं कहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा की भाषा इंग्लिश ही कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद उच्च शिक्षा के संबंध में आयोग ने क्या सुझाव दिया, हम उसकी बात करते हैं। तो आयोग ने कहा जो उच्च शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन होगा और खर्चा होगा वो भारतीय जनता पर छोड़ देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाने चाहिए जहां पर जनता इन्हें खोल नहीं पा रही है और जहां पर इन राजकीय विद्यालयों की मांग है। और जो प्राइवेट महाविद्यालय हैं उन्हें अनुदान भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से रन कर सकें, अच्छे से चल सकें और अपने जो शिक्षा का कार्यक्रम है उसको तेज़ी से बढ़ा सकें। इसके बाद आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य ये होनी चाहिए कि उच्च शिक्षा की ज्ञान की प्राप्ति करना, नैतिक उत्थान करना, मानव धर्म का और नागरिकों के कर्तव्यों का पालन करना ही इनका उद्देश्य होना चाहिए, इस उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आयोग कहता है कि जो उच्च शिक्षा का सिलेबस होगा उसमें सभी स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, उसको पढ़ने का क्या होगा, अधिकार होगा। और इसके साथ ही साथ सभी को मानव धर्म अपनाना भी सिखाया जाएगा, यानी कि सभी लोग के अंदर इंसानियत आए, ये उच्च शिक्षा का उद्देश्य भी होगा। और जो उच्च शिक्षा का माध्यम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे इंग्लिश इज़ अ डेवलप्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एक डेवलप्ड लैंग्वेज है और जो जितनी भी भारतीय भाषाएँ हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे। अब जो प्रोफेसर की बात करते हैं तो जो इतने भी उच्च संस्थान हैं उसमें प्रोफेसर के बारे में कहा कि जो यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय हैं उन भारतीयों को इन भारतीय कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद आयोग ने भारतीय शिक्षा में जो स्त्री शिक्षा है उसके संबंध में कहा कि बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और इन्हें स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए। और जो निर्धन छात्राएं हैं उनके लिए छात्रावास का भी प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि वो जो दूर दराज के क्षेत्र में रहती हैं वो जा करके रुक करके आराम से पढ़ाई कर सकें और इन
जितने भी वुमेन एजुकेशन है इनके लिए वुमेन टीचर रखी जानी चाहिए। तो जहाँ तक संभव है कि इन बालिकाओं के लिए अलग से बालिका स्कूल खोल दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा आयोग ने सरकार को सुझाव दिया इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसके बाद मुसलमानों की शिक्षा के बारे में बताया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जितने भी स्कूल खोले जाएंगे उसमें क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ फारसी भाषा को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। ऐसा एक सजेशन दिया आयोग ने भारत सरकार को। उस समय की जो अंग्रेज़ों की सरकार थी। उसके बाद कहा कि जो पिछड़ी और निम्न जातियों के बच्चे होंगे उनके लिए किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके लिए अलग से सरकारी स्कूल खोले जाने चाहिए और इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए इन्हें स्कॉलरशिप भी दी जानी चाहिए और इन्हें पढ़ाने वाले जो शिक्षक होने चाहिए ये इन्हीं की जाति के शिक्षक होने चाहिए, ऐसा एक सजेशन दिया। इसके बाद कहा कि जो पिछड़े क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनको पिछड़े क्षेत्र में सरकार स्वयं स्कूल खोले, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं को ही वहाँ पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इन पिछड़े क्षेत्रों की जो स्टूडेंट हैं जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, इनको भी छात्रवृत्तियाँ प्रोवाइड की जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा के बारे में कहा कि सरकारी स्कूल में किसी भी तरह की धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि जो वुड डिस्पैच आया था 1854 का, उसमें कहा गया था कि सभी सरकारी संस्थाओं में बाइबल रखना अनिवार्य है। तो हंटर कमीशन ने कहा ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जो धर्म की शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूलों पर डिपेंड होनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो चाहे तो धर्म की शिक्षा दें या धर्म की शिक्षा ना दें, वो इनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, जो भी आपके सुझाव हों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।